नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता आपको नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। तो लोकसभा के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गए, तो वहीं दूसरी तरफ जय आदिवासी युवा संगठन के लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने एक नई बहस छेड़ दी है। निमाड़ पर है, जहां पर आदिवासी वोटर जीत और हार तय करने का मादा रखते हैं। ऐसे में जैस के मैदान में उतरने से कांग्रेस बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच जय आदिवासी युवा संगठन यानी जयस ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। जयस ने ऐलान किया है कि पार्टी विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी और जीतकर सदन में आदिवासियों का नेतृत्व करेगी। ये लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें आदिवासी रिजर्व है। साथ ही अन्य सीटें जहां पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिकाओं में, वहां पर भी हम लोग लोकसभा के उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग देश के अन्य राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी जय समर्थित उम्मीदवार हम लोग लोकसभा चुनाव में उतारेंगे और इस बार संसद भवन में दिल्ली में हमारे वैचारिक युवाओं को भेजकर हम लोग हमारे मुद्दों को ज्वलंत करेंगे। जयस की नजरें मालवा निमाड़ की उन 8 सीटों पर है जहां आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जिनमें धार, रतलाम और खरगोन सीटें जयस के लिए अहम मानी जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी जयस को चुनौती मानने से इनकार कर रही है। जयस ने यदि बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन देखा जाए तो जो आदिवासी वर्ग है उसका पूरा समर्थन भाजपा को मिला था। भाजपा की सरकार बनी, आदिवासी क्षेत्रों में हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीते और जो सीटें हारे भी हैं वहां भी लीड कम हुई है। जयस इस बार फिर लोकसभा में दम ठोक रही है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आदिवासी वर्ग भाजपा के साथ है, क्योंकि उसको पता है पैसा एक्ट से लेके जितने महापुरुष हैं आदिवासी, उनकी प्रतिमाओं को लगाने का काम या उनके यादों को चिरस्थायी बनाने का काम भाजपा ने किया और भाजपा लगातार आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए काम करी। जयस कितना भी दम ठोक ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आदिवासी वर्ग भाजपा के साथ है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से लगभग 8 सीट मालवा निमाड़ क्षेत्र से आती है। कुछ सीटों पर हमारी बहुत ही कम अंतर से हार जीत हुई है। उन सीटों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हम लड़ेंगे मुख्य मुद्दों पर ही चुनाव। कुछ सीटें उसमें आदिवासी क्षेत्रों से भरी आती है, वहां पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। हमने वहां पर समन्वयक नियुक्त किए, जो स्थानीय नेताओं से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से समन्वय निर्धारित करके एक रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन हम लड़ेंगे वही मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महिला सुरक्षा पर, युवाओं पर, किसानों की बात करेंगे। मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश में सत्ता का अहम सिरा माना जाता है, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जयस की अलग रणनीति है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में जयस की रणनीति कितनी काम आती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो लोकसभा के चुनावों में अब से कुछ महीने शेष हैं और बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुट गई है। चुनावों से पहले भाजपा मिशन 2024 को लेकर हर वर्ग पर खास तौर पर फोकस कर रही है। चुनावों में इस बार आदिवासी वोटर निर्णायक होंगे। जीत हार में आदिवासी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। आदिवासी के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर अब पार्टी की खास तौर पर नजर है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही अब जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर रणनीति पर काम भी शुरू हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन 66 में से 22 सीटें कांग्रेस को आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों से मिली है। ज्यादातर सीटों पर जीत का अंतर 1,500 वोटों का रहा। मालवा निमाड़ की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 22 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की।
प्रदेश की कुल 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 24 सीट भाजपा को और 22 कांग्रेस को, 1 भारत आदिवासी पार्टी को मिली। लोकसभा चुनावों से पहले बम्पर जीत के लिए भाजपा इन सीटों पर पैनी नजर रखे हुए है। ओबीसी के साथ ही अब बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुट गई है। विशेष जनजातियों पर बीजेपी की नजर। विधानसभा में आदिवासी इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। आदिवासी वोटर्स से खुलेगा सत्ता का द्वार। एमपी में आदिवासियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा। विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित। 84 सीटों पर जीत हार में असर डालता है आदिवासी वोटर। प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें SC/ST के लिए आरक्षित, 4 सीटें SC तो 6 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर फोकस को लेकर बीजेपी का कहना है कि फोकस तो है पर वोट पर नहीं, समाज के विकास पर। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ट्राइबल वर्ग को लेकर भाजपा की घोषणाएं जुमलों से आगे नहीं बढ़ पाती। कांग्रेस खुद को इंदिरा राज से आदिवासियों की हितैषी बता रही है। जनजातीय समाज के विकास भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धताओं में से है, तो इसलिए फोकस तो है पर सीटों पर नहीं, उस समाज के विकास के लिए। तो जब जब हमारी सरकारें रहीं वहां पर जनजातीय मंत्रालय से लेके, आयोग से लेके, पैसा एक्ट और घर घर राशन व्यवस्था भी हमने ही उस समाज के महानायकों को स्थापित भी हम ही ने किया। भागा बेरिया ये जितनी भी बहनें हैं उनको सम्मान भी भाजपा की सरकारों ने दिलाया। इसलिए पहले दिन से मोहन सरकार की प्रतिबद्धताओं में ये शामिल है और मोदी जी की गारंटी को आदिवासी समाज को विकसित करके पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़े। घोषणाएं ट्रैवल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शाब्दिक जुमलों में ही तब्दील हुई हैं। इसके पहले भी जितनी घोषणाएं हुई, कांग्रेस आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी के वक्त से आदिवासियों की हितैषी रही है और यही कारण रहा कि आदिवासियों के दिलों में कांग्रेस और उसका चुनाव का चिन्ह और इंदिरा गांधी जी का स्मरण आज भी कायम है। इन इलेक्शनों को कैसे जीता गया एवरीबॉडी नोज, मगर इसके पहले भी जो इलेक्शन हुए थे तो 47 में 35 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी आदिवासी लोगों की, और आज भी हम आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई, जिनमें सैलाना में सबसे ज्यादा 90.10% वोट पड़े थे, तो कई क्षेत्रों में 80% से ज्यादा वोट पड़े। अभी भी आदिवासी क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है, जिनमें सेंध लगाने की तैयारी भाजपा कर रही है। यदि भाजपा अपने प्लान के मुताबिक चली तो कांग्रेस को अपना आदिवासी वोट बैंक बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देश में अब लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में हर एक सीट पर अलग अलग समीकरण बिठाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दूसरे दलों के नेता जमीनी स्तर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय को हरी झंडी दिखाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, जो दूसरे दिया है। आखिर क्या है बीजेपी का बुंदेलखंड का प्लान, इस रिपोर्ट में समझते हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की सियासत का वो हिस्सा जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में है और बीजेपी ये भली भांति जानती है। ऐसे में बीजेपी ने बुंदेलखंड के मुख्यालय कहे जाने वाले सागर पर बड़ा दांव खेला है, जिसके जरिए बीजेपी बुंदेलखंड की चारों सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है। करीब एक दशक से सागर में उठ रही राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की मांग को सीएम बनते ही मोहन यादव ने हरी झंडी दे दी, जिसे 24 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सागर सर हरिंद्र सिंह गौर विश्वविद्यालय जिनने अपने खर्चे पे स्वयं ने बनाया था, वो सागर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ लोकल लेवल पर बड़ी मांग थी और इस मामले में आदर्श उदाहरण तो हरि सिंह गौर जी है, जिनने अपने खर्चे से बना दी थी। तो हमने निर्णय किया है इसी सत्र से नया विश्वविद्यालय सागर को मिलेगा, जिसके आधार पर ये वर्षों पुरानी मांग का हम समाधान करेंगे। साल 1991 से सागर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी के इस ऐलान ने मांग कर रहे युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
जो आगामी चुनाव में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी इसे चुनावी ऐलान नहीं, युवाओं के प्रति जिम्मेदारी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो भी कोई भी विकास के काम होते हैं वो किसी चुनावी फायदे या नुकसान को देख के नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है हमेशा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास कार्यों के लिए निर्णय लेती है। बीजेपी जहां युवाओं पर फोकस कर रही है, तो कांग्रेस ने भी जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस इस ऐलान को चुनावी जुमला बताकर बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। सारे बुंदेलखंड एरिया में कहाँ है रोजगार? रोजगार के कोई आयाम नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है। सागर के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बाहर अन्य शहरों में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। आप रोजगार के नाम पे युवाओं को क्या दे रहे हैं? अभी तक आप कुछ दे पाए? सिर्फ उन्होंने छलावा दिया है और सागर का युवा अब भ्रमित होने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव विधानसभा और स्थानीय चुनाव से अलग होते हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि किसी भी चुनाव में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। ऐसे में बीजेपी ने सागर में विश्वविद्यालय की सौगात देकर अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये दाव चुनाव में कितना काम आता है और कांग्रेस बीजेपी की इस चाल की क्या काट निकालती है। मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और पॉलिटिकल खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट फरवरी में जारी कर सकती है। इस सूची को लेकर मंथन लगातार हो रहा है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को उतार कर सभी को चौंका सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो चुका है। फरवरी में कभी भी बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर विधानसभा की तरह ही नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इनमें विधायक और पूर्व सांसदों को भी मौका मिल सकता है। सबसे पहले उन नामों पर नजर डालते हैं जो चर्चा में है। रायपुर से सुनील सोनी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, शिवरतन शर्मा। दुर्ग से सांसद विजय बघेल, सरोज पांडे के नाम की चर्चा। बिलासपुर से लखनलाल साहू, भूपेंद्र सवन्नी, अमर अग्रवाल। जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले, निर्मल सिन्हा, कमला देवी पाटले, कृष्णमूर्ति बांधे। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, राम सेवक पैकरा, कमल भान मरावी, चंपा देवी पावले। रायगढ़ से गेंद बिहारी सिंह, रोहित साय, गणेश राम भगत, रवि भगत। बस्तर से दिनेश कश्यप, लच्छू राम कश्यप, सुभाऊ कश्यप। कांकेर से मोहन मांडवी, विकास मरकाम, राधेलाल नाथ। महासमुंद से चुन्नीलाल साहू, चंदूलाल साहू, अजय चंद्राकर। राजनांदगांव से संतोष पांडे, मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह, कोमल जंघेल। कोरबा से सरोज पांडे, जोगेश लांबा, विकास महतो, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, अनुराग सिंह देव। ये वो नाम है जो चर्चा में है। हालांकि टिकट का फैसला सर्वे के आधार पर ही होगा। राष्ट्रीय संगठन के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सर्वे कराया है। डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि बीजेपी ने हमेशा नए चेहरों को मौका दिया है। पार्टी योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है, पर पार्टी जितने योग्य और सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी इस बार कुछ भी कर ले, फायदा नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, पुराने और नए चेहरे को मिलाकर वो प्रत्याशी बना ले, हसरत उनकी हार ही होगी। प्रदेश में 11 में से 11 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य कांग्रेस ने तय किया है।
और भाजपा के 9 सांसदों की निष्क्रियता और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी से प्रदेश की जनता में आक्रोश है। भाजपा कुछ भी कर ले, लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। बीजेपी में अब सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौजूदा सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो नए चेहरों की उम्मीद परवान चढ़ रही है। अब देखना है कि बीजेपी कब तक सूची जारी करेगी। क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाएगी या फिर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताएगी? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो एक तरफ जहां बीजेपी की लिस्ट 1 फरवरी में आ सकती, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रत्याशियों का टोटा पड़ गया। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ये स्थिति अब हो गई है कि दिग्गज नेता लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने का प्लान कर रही है। बैठक में कई सीनियर लीडर्स को मैदान में उतारने पर मंथन हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जैसे कई दिग्गज नेताओं को ऑफर भी दिया गया, लेकिन कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। भूपेश बघेल ने तो खुलकर कहा वो विधायक बनकर ही संतुष्ट हैं और लोकसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में घूम घूम कर प्रचार करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ताम्रध्वज साहू और शिव डहरिया भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आए। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, किसी ने लड़ने से मना नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी स्क्रीनिंग कमेटी सारे लोगों को इवैल्यूएट कर रही है कि कौन सबसे बढ़िया प्रत्याशी होगा और जो पार्टी का निर्देश होगा उसको सब लोग पालन करेंगे। कांग्रेस की हालत देख बीजेपी ने चुटकी ली है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राम के नाम से कांग्रेस इतनी डरी है कि उसे चुनाव लड़ने से पहले ही हार नजर आ रही है। यहाँ तक कि सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दुर्ग से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे डाला। अब डूबते हुए जहाज से जो चूहे भी नहीं रुकते हैं, तो कांग्रेस क्या है? दुर्ग में आए, स्वागत है। दुर्ग में लड़ना चाहिए उनको। दुर्ग में पहले भी लड़ चुके हैं, रायपुर में भी लड़ चुके हैं। अब नांदगांव क्यों जा रहे हैं भाई? अब दुर्ग उनका क्षेत्र है, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी है, यहाँ लड़ना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ उनका, दुर्ग में लड़े चुनाव। कांग्रेस आलाकमान सभी वरिष्ठ नेताओं को, खासकर पूर्व मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाह रहा है, लेकिन वरिष्ठ मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, वरिष्ठ नेता जो रहे, वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसके पीछे की वजह तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से राममय माहौल है पूरे देश में, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं कि चुनाव लड़े तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नतीजा क्या आएगा ये भी राम ही जाने। कैमरा पर्सन कैलाश के साथ रायपुर से आदित्य नाम। इधर छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत अब अपने पूरे शबाब पर है। कोयला घोटाले को लेकर भी छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाने लगी है। घोटाले को लेकर ईडी ने रायपुर के एसीबी दफ्तर में एफआईआर करा दी है, जिसमें अब पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद अब सियासत में उबाल आ गया है। देखिए रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई गरमाई सियासत। शराब और कोयला घोटाले में 100 पर एफआईआर में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों के नाम। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयले के घोटालों के मामले पर सियासत थम नहीं रही है। ईडी ने रायपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा, अमरजीत भगत और पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरू का नाम भी शामिल है। घोटालों में दर्ज हुई एफआईआर को कांग्रेस बदले की राजनीति बता रही है। इस तरह से देश की राजनीति चल रही है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दूसरे विपक्षियों को जिस तरह से कुचलने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने ईडी के मामले को लेकर, सीबीआई के मामले को लेकर अपने विपक्षियों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो स्टेट में फैलेगा और स्टेट की राजनीति भी उसी तरफ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के इस बयान पर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो कार्रवाई चल रही है वो जांच एजेंसियां स्वतंत्रता के आधार पर कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने गलत परंपरा शुरू की थी, परंतु बीजेपी कभी भी बदलापुर की कार्रवाई नहीं करेगी। बीजेपी जो लोग साथ में चलने को तैयार हैं उसको साथ में लेकर चलेगी, जो विरोध करेंगे उनका विरोध सहेगी, परंतु जो लोग अति करेंगे उनको सबक सिखाएगी। सत्ता में वापसी से बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ अहम मुद्दा मिला है, जिसे भुनाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है ताकि उसे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। तो वहीं कांग्रेस इसे बदलापुर की राजनीति बता रही है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए 24 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। नमस्कार।